अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलिए चलते हैं हमारे न्यू नावल की जानिब। वहाज ऑफिस जाने के लिए अभी रेडी हो रहा था, जबकि नीचे अल्तमिश, वहाज, सिकंदर और सारिम का नाश्ता तैयार हो रहा था। इन चारों ने ही ऑफिस के लिए निकलना था। अल्तमिश और सारिम किसी फाइल्स को टेबल पर बैठे स्टडी कर रहे थे। आज इनके लिए एक बड़ा दिन था। अकबर एंड सन्स इनके साथ मिलने जा रहे थे और ये इन चारों की मेहनत की वजह से हुआ था, वरना जितनी लॉस में इनकी कंपनी चली गई थी, कोई भी इनके साथ काम नहीं करना चाहता था। और अगर आज अकबर एंड सन्स इनके साथ जुड़ जाते तो इनकी कंपनी को फाइनेंशियली काफ़ी सपोर्ट मिलता और दूसरी तरफ मार्केट में इनकी गिरी हुई साख को भी सहारा मिलता। सिकंदर अभी तैयार हो रहा था कि वहाज के रूम का दरवाज़ा उजलत में खुला और वो सीढ़ियाँ उतरता तकरीबन दौड़ता हुआ नीचे उतरा था। रियान, प्लीज़ यार, इसे किसी सेफ जगह पर पहुंचा दो, मैं अभी आता हूँ, वो बोला तो लहजे में गुस्सा भी अलग था। क्या हुआ? अल्तमिश ने वहाज की जानिब देखते, जिसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। मिशाल को पुलिस पकड़ लेकर गई है, वहाज ने दांत पीसते हुए बताया तो अल्तमिश, सारिम दोनों अपनी जगह से उठे थे, जबकि सिकंदर भी इनके करीब आ गया था। क्यों? वो तो कॉलेज गई थी। अल्तमिश हैरान हुआ। अब मुझे नहीं पता इसने नया कौन सा गुल खिलाया है, ये कौन सा ऐसा अनमोल काम किया है जिससे हमारे ख़ानदान की इज्जत पर दाग लगे। वो शिद्दत गुस्से से बढ़ता हुआ बोला, जबकि बड़ी अम्मी ने इसके शाने पर हाथ रखा। वहाँ बची है, वहाँ अकेली है, पहले इसके पास जाओ, मुझे फ़िक्र हो रही है भी वो लापरवाह, वो बोली तो वहाज ने मुट्ठियाँ भींच ली। सख्त गुस्सा आ रहा था, मगर वो कुछ कहे बिना अल्तमिश को लेकर बाहर निकलने लगा। मैं भी चलता हूँ, सारिम ने कहा तो वहाज ने मना कर दिया। तुम जाओ, अकबर एंड सन्स से मिल लें, बेहद ज़रूरी है। ये मीटिंग बड़ी मुश्किलों से अरेंज हुई है, मैं आधे घंटे में आता हूँ तुम्हारे पास, वहाज बोला तो सारिफ ने सर हिलाया। वहाज और अल्तमिश घर से निकले, अल्तमिश की गाड़ी में, जबकि वहाज की गाड़ी सिकंदर और सारिम ले जा रहे थे। पूरे घर में वहाज और अल्तमिश के पास ही गाड़ियाँ थीं। वहाज काफ़ी स्पीड में ड्राइव कर रहा था, जबकि साथ के साथ वो मुसलसल गुस्सा किए जा रहा था। ये तो शुक्र है कि रियान वहाँ मौजूद था, इसने इसे यकतरफ दे कर दिया था, वरना मीडिया तस्वीरें खींच रहा है। हुआ क्या है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, किस लिए पुलिस ने पकड़ लिया? अल्तमिश, अब मैं मखमसे में था, नवाबजादी ड्रग्स लेते हुए पकड़ी गई है। वहाज ने स्टीयरिंग पर गिरफ्त सख्त कर ली थी, जबकि अल्तमिश चिल्ला उठा था। व्हाट? बिल्कुल, वहाज ने गुस्से से दांत पीसे थे। घर में इसीलिए नहीं बताया क्योंकि दादा जान को पता चल जाता तो इनकी तबीयत पहले ही ख़राब है और हो जाती, इसने कहा तो अल्तमिश ने सर हिलाया। क्या कर रही है ये लड़की? अल्तमिश अफसोस से कहने लगा। पहले इसका बाप अजाब कर गया और अब ये अजाब हम पर छोड़ गया। यकीन मानो मैं सिर्फ बड़ी अम्मी की वजह से चुप हूँ, वरना इस लड़की के इतने टुकड़े करूँ कि गिनते गिनते रह जाए, वहाज ने तब कर कहा और गाड़ी पुलिस स्टेशन के आगे रोकी। अल्तमिश भी इसके साथ अंदर गया। दोनों तकरीबन दौड़ते हुए अंदर पहुंचे थे। वहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स खड़े थे, मगर मिशाल नहीं थी। वहाज वहाँ से हट गया था, रियान के पास आ गया। रियान इसका दोस्त था, जबकि रियान के सामने मिशाल बैठी थी, बबल चबा रही थी। इसने बड़ी लापरवाही से अल्तमिश और वहाज को देखा था, जबकि इन दोनों की भी निगाह इस पर गई। अच्छी खासी कटिंग में खुले गोल्डन ब्राउन बाल और खुले गहरे गले की शर्ट और नीचे टाइट जीन्स, जोगर्स और हाथों में काफ़ी सारे बैंड्स और ऊपर से बड़े हुए नेल्स। वो पाकिस्तान की तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी और वैसे भी वो थी भी नहीं यहाँ की। इसकी पैदाइश, इसकी ज़िंदगी के 19-20 साल बहरीन में गुजरे थे और अब 2 साल पहले बख्तियार इसे पाकिस्तान ले आया था बहाने से, और फिर वो इसे यहाँ छोड़कर चला गया। पहले पहल तो इसने खूब हंगामा किया, कई बार भागने की कोशिश भी की, मगर हर बार पकड़े जाने पर और इन लोगों की सख्ती पर फिर इसे इस बात को कबूल करना ही पड़ा कि वो यहीं रहेगी अब। मगर इसने सोच लिया था वो अपना लाइफस्टाइल किसी के लिए नहीं बदल सकती। जैसे वो यहाँ रहती थी, जैसे वो वहाँ रहती थी, वो यहाँ भी वैसे ही रहेगी। और इसे सपोर्ट दादा जान की थी, जबकि वो खुद भी पूरे घर में दादा जान की ही करीब हुई थी। जबकि बड़ी अम्मी, जिनकी सब बहुत इज्जत करते थे, अकीदत रखते थे, वो सख्त नफरत करती थी इनसे।
और इसे लगता था इसकी माँ का हक गजब किए हुए थी ये औरत। हालांकि देखा जाता तो मिशाल की माँ ने बड़ी अम्मी की हक तलफी की थी और वो आज तक बख्तियार की इज्जत संभाले बैठी थी, जबकि सिकंदर की भी इन्हें परवाह नहीं थी। वो ऊपर से ये सर दर्द वहाज के बकौल वो आदमी इन पर छोड़ गया था। वहाज ने इस पर से नज़र हटा ली। वो शोला बार हुसन रखती थी, मगर वहाज को हुसन पोशीदा पसंद था, छिपा हुआ, जिसकी आंखों में हया हो, जो शर्म झिझक से आशना हो। इसने नज़रें फेर ली, मगर रियान तो बार बार नज़र भर कर इसे देखता। आगे से कटे हुए बाल बार बार इसकी पिशानी पर आ जाते, जिन्हें वो कान के पीछे उड़सती और सुस्ती से इसने टेक लगा ली चेयर से। क्या हुआ है? वहाज ने रियान से पूछा। तुम्हारी कज़न ड्रग्स लेती हुई पकड़ी गई है। ड्रग्स इनके पास से तो कोई नहीं मिला, मगर ये इस गैंग में शामिल है जो ड्रग्स यूनिवर्सिटी को सप्लाई कर रहा है, रियान ने तफसीली बताया। तो वहाज ने सर हिलाया। इन सब पर तो फाइल खुल गई है, मगर चूंकि मैं इनको जानता हूँ और फिर तुम्हें भी, तभी मैंने अभी इनका नाम नहीं लगवाया, मगर ये बहुत बड़ा केस है। ये लोग सालों चक्कियाँ पीस रह जाएंगे। मिस्टर रियान, बहुत पहले भी ये बात बता चुकी हूँ कि मैं नहीं जानती थी ये लोग ये काम करते हैं। आपको समझ नहीं आती ये बात? इब्तिसाम मेरा बॉयफ्रेंड है था और मुझे इल्म नहीं था वो ये सब करता है, और ना मैं इस फजूल से काम में मलबूस हूँ। अल्तमिश ने इसका हाथ जकड़ा। चुप हो जाओ, इसने इसे रोका। ये बॉयफ्रेंड वाली बात बहरीन में आम होगी, मगर पाकिस्तान पे नहीं थी। यहाँ ये सब कुछ छुपा जाता था, मगर वो तो खुलेआम सब बोल रही थी कि इसका बॉयफ्रेंड भी था कोई। वहाज का चेहरा सुर्ख हो रहा था। मुझे बताने दो यार, मैं सच बोल रही हूँ, वो अल्तमिश की जानिब देखती बोली थी। प्लीज़ मिशाल, ये नॉनसेंस बात नहीं है। यहाँ बहुत बड़ा केस बन सकता है। तुम कुछ देर खामोश रहो, अल्तमिश ने कहा तो वो शाने उचका गई। बबल के गुब्बारे बनाने लगी, जबकि वहाज की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, जैसे रियान इसे मुस्कुरा के देख रहा था। क्या मैं इसे लेकर जा सकता हूँ? इसने जब्त करते पूछा। हाँ, ले तो जा सकते हो, मगर कुछ टाइम के लिए कॉलेज मत भेजना, बल्कि कोशिश करना कॉलेज ही चेंज करवा दो, क्योंकि वहाँ सब लोग देख चुके हैं। इन्हें तो प्रॉब्लम बन सकती है। फ़िलहाल तो मैंने इनका नाम कहीं नहीं डाला, अलबत्ता गुहान में डालकर क्लियर ज़रूर कर दिया है, वो बोला तो वहाज ने तशक्कुर भरी नज़रों से इसे देखा और उठा। बहुत शुक्रिया यार, वो बोला तो रियान मुस्करा दिया। नो प्रॉब्लम ब्रो, इसने कहा और आखिरी नज़र भर कर मिशाल को देखा तो वहाज का जब सा खोने लगा, मगर यहाँ वो इग्नोर करके बाहर निकल गया। अल्तमिश ने मिशाल से कहा कि वो उठे। मिशाल उठी और आराम से चलती हुई बाहर निकली तो सब ने इसे देखा था। ऊपर से इसने अपने बैग में से ग्लासेस निकालकर आंखों पर चढ़ा लिए थे। वो लग तो आफत रही थी, मगर खूबसूरती सादगी में थी। ये सब तो सरेआम था, हर कोई ये सब करता था। सादगी अपनी मिसाल आप रखती थी। अल्तमिश शर्मिंदा सा होकर जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। अव्वल तो इसकी आदत नहीं थी ऐसे मामलात में इन्वॉल्व होने की, मगर फिर भी इसे बुरा लग रहा था। जबकि वहाज तो चेहरा सुर्ख लिए ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। वो सारे रास्ते बबल फोड़ती आ रही थी। गाड़ी में इसकी बबल के गुब्बारे की फूटने की आवाज़ बार बार गूंजती, और कभी मोबाइल पर कुछ टेक्स्ट राइट करती और फिर बाहर देखने लगती। सारा रास्ता इसने यूं ही गुजारा और घर आ गई। वो गाड़ी से बाहर निकला। अल्तमिश निकलकर सबसे पहले अंदर चला गया। वो जो गाड़ी से निकला तो पलट गया। मिशाल से इसका सामना हुआ। मिशाल ने इसे सर से पांव तक देखा। शायद जब से वो आई थी ये इन दोनों की पहली मुलाकात थी। इससे पहले वो नाम की हद तक जानती थी। मिशाल इसे अजनबियत से देखने लगी थी कि वो इसके रास्ते में हायल क्यों हुआ था। वहाज ने हलक में गुस्से से उबलता सांस उतारा और इसकी कलाई जकड़ ली। इसकी कलाई पर वहाज की गिरफ्त बुरी तरह से सख्त थी कि मिशाल की नाजुक मिजाजी पर बुरी तरह से पड़ी थी। हाथ छोड़े मेरा, क्यों पकड़ा है मेरा हाथ, वो बोली, मगर वहाज इसे यूं ही घसीटता हुआ अंदर ले आया। वो अंदर आया और दादाजान के सामने इसे खींच कर फेंका। मिशाल ज़मीन पर जा गिरी और इसका सर चेयर पर लगा। वहाज, दादाजान ने इसे गुस्से से देखा। या तो इसे दोबारा इसी जहन्नुम में फिकवा दें जहाँ ये जाना चाहती है, या फिर ये लड़की अब घर से ना निकले।
दादा जान, वरना अच्छा नहीं होगा इसके साथ। हमारी इज्जत दो कौड़ी की कर दी इस लड़की ने, और इसे इसे लड़की कहूँगा मैं? जानवरों से भी बदतर इसका हुलिया है। इसकी शक्ल ज़रा गौर से देखें, इसका हुलिया देखें, कैसे इसकी जरूरत हुई इस होलिये में ये निकले। और इसका बॉयफ्रेंड ड्रग्स सप्लाई करता है। सुन रहे हैं आप? बॉयफ्रेंड। और ये रेयान के सामने बिना झिझक बोल रही थी। आपको ये सब दिख रहा है? क्या हो रहा है ये सब? रेयान आंखों फाड़ फाड़ कर इसे देख रहा था। पुलिस स्टेशन इज्जतदार लड़कियां नहीं जाती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? मिशाल बल खाकर उठी। इसके सर पर निशान बन गया था। वो वहाज के सामने आ गई। मिशाल, चची ने इसे पकड़ा, मगर इसने गुस्से से हाथ झटक दिया। जवाब दो, वहाज कैसे हुई तुम्हारी जुर्रत? और तुम्हें मेरी फिक्र इतनी बेचैन क्यों कर रही है? क्या लगते हो मेरे शौहर हो या बाप, जो तुम्हारे सर पर मेरी वजह से इज्जत और गैरत का फतूर पड़ रहा है? वो गुस्से से चिल्लाई। वहाज का बस नहीं चल रहा था। 4 थप्पड़ लगाकर इसका दिमाग सेट कर दे। मिशाल, दादा जान की आवाज़ पर मिशाल पीछे मुड़ी। ये सलूक मेरे साथ करेंगे आप लोग? मेरा बाप मुझे वाकई जहन्नुम में फेंक गया है, जहाँ लोगों की तंग जहनियत दिख रही है। जब मैं कह चुकी हूँ मैं नहीं जानती थी कि वो ड्रग सप्लाई करता है, तो किसी को यकीन नहीं है। और बॉयफ्रेंड? हाँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड था। बताओ क्या कर लोगे? वो चीखी। इसके सर पर लगी चोट वहाज की वजह से भी इसको गुस्से से पागल कर रही थी। वहाज दादा जान के नज़दीक आया था। मेरे घर में और भी लड़कियां हैं दादा जान, और इस एक मछली की वजह से मैं अपना पूरा तालाब गंदा नहीं कर सकता। इसका बाप पहले भी सब लूट कर ले गया है। इसके बाप की वजह से मेरा बाप मर गया, और ये लड़की मेरे आगे ज़बान चला रही है। इसकी ज़बान बंद कराएं, वरना मुझे बहुत तरीक़े आते हैं। वो दहाड़ा मिशाल इसे देखती रही। इसका चेहरा सुर्ख हो चुका था, जैसे खून झलक जाएगा। मेरी वजह से अगर तालाब गंदा हो रहा है तो बेहतर है मुझे निकाल बाहर करें। क्यों रखा है हुआ है यहाँ? मिशाल भी दादा जान के सामने आ गई। एक शेर था तो दूसरा सवा शेर। इससे पहले कि वहाज आपे से बाहर होकर जब्त के दामन को खो देता, अल्तबिश ने इसे खींचा। चलो तुम, हमें देर हो रही है, इसने कहा। दादा जान सर थाम चुके थे। मिशाल गुस्से और नफरत से वहाज की पुष्ट देख रही थी। देख रहे हो तुम, ड्रामा बात करने की इसमें तमीज़ नहीं है। और हम अपने घर में इस लड़की को रखें जो मेरे घर की बाकी लड़कियों को भी ख़राब करे। और यकीन मानो अल्तमिश, जब इस लड़की की शक्ल देखता हूँ बहुत गुस्सा आता है। बड़ी अम्मी का हक खाने वाले लोग हैं ये। वो गाड़ी में बैठा हुआ भड़क कर बोला था। अच्छा यार, प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, हमें मीटिंग अटेंड करनी है। सारिम का फ़ोन दोबारा आ चुका है और हमें कूल रहना है। ये ज़्यादा मुनासिब है गालिबन, अल्तमिश बोला। तो फहाज ने गहरा सांस भरा और अपना ध्यान इस पर से हटा लिया। वो जितना सोचता इतना ही तब उठता। तभी खुद को कूल किया, जबकि दूसरी तरफ मिशाल ने दादा जान की जानिब देखा। आप कुछ नहीं बोलते? वो इंसान मेरी इतनी इंसल्ट कर गया, इसे कोई हक नहीं पहुंचता मेरे बारे में बकवास करने का। और क्या किया है मैंने जो सारा कसूर मेरा है? जिस बात की आग लगी है इसे। मिशाल, दादा जान आज आकर बोले। तुम वहाँ क्यों गई थी? तुम्हें कॉलेज पढ़ाई के लिए भेजा था ना कि इन फजूलियात के लिए। वो बोले और इसकी जानिब देखने लगे। मुझे यहाँ सुनने वाला कोई नहीं, तभी मुझे भी किसी शख्स की ज़रूरत थी। बहरहाल ये मेरे प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग तो करेंगे इसी की हिमायत। वो तड़क कर बोली। सब चुपचाप खड़े थे। बड़ी अम्मी आगे बढ़ी और इसका हाथ थाम लिया। ऐसा नहीं है मिशाल, तुम खुद सब से दूर रहती। बस करें आप ये ड्रामा, भूले मत आप सौतीली माँ है मेरी। सगी बनने की कोशिश ना करें। वो चीखी और अपने कमरे में भाग गई, जबकि बड़ी अम्मी का चेहरा सुर्ख हो गया था। दादा जान ने इनकी जानिब अफसोस से देखा। वो इस जुल्म के बावजूद भी इससे प्यार से बात करते थे, जबकि इसके दिमाग में सौतेला सग्गा बैठ चुका था। हानिया, आहंग और नूर कॉलेज से वापस आई गई तो घर में सन्नाटा सा था। यार आहंग, ये रूम में रखाओ, मुझे बहुत भूख है। मैं पहले कुछ खाऊंगी मम्मा, हानिया ने आहंग के हाथ में बैग थमाते हुए कहा, जबकि नूर थकी थकी सी रूम में चली गई। इसे सोने का बहुत शौक था। सब जानते थे अब वो चेंज भी नहीं करेगी और बिस्तर पर लेट कर सो जाएगी। जबकि आहंग ने सर हिलाकर बैग उठाया और ले गई।
अस्सलाम वालेकुम। हानिया ने माँ के साथ बड़ी अम्मी को सलाम किया तो इन्होंने इसके सर पर प्यार दिया। कैसा रहा आप लोगों का दिन? आहंग भी आ गई थी मगर चेंज करके। बहुत अच्छा, बस केमिस्ट्री का टेस्ट बहुत गंदा हुआ। प्लीज़ प्लीज़ सारिम भाई को कोई ना बताए, वो तो जान को लड़ जाएंगे। हानिया ने इन सब ख्वातीन के आगे हाथ जोड़े तो सब हंसने लगे। क्यों, इसने तुम्हें तैयारी नहीं कराई थी? पूछती हूँ मैं, आने दो इसे, चची ने कहा तो हानिया जल्दी से बोली, अरे नहीं चची, इनसे अच्छा तो कोई पढ़ाता ही नहीं है। दर हकीकत हुआ ये कि मेरा बीपी लो हो गया था टेस्ट के दौरान। यकीनन यकीन माने आंखों के आगे ऐसा अंधेरा छाया। यह रोशनी तो ऐसी गायब हुई कि मैं तो परेशान हो गई। हानिया के ड्रामे शुरू हो गए थे जबकि तवक्को के मुताबिक वो सब ख्वातीन संजीदा हो गई थी। क्यों हुआ तुम्हारा बीपी लो? कहा भी था कि कुछ खा पी के जाओ। ममा ने फिक्र से कहा। यही हाल बड़ी अम्मी और चची का भी था। हानिया ने मजलूम सी शक्ल बनाई थी जबकि आहंग इसे हैरानगी से देख रही थी। कॉलेज में तो वो ऊंचे बुलंद व बाला कह के लगा रही थी, अचानक इसके रोशनाई कैसे गायब हो गई? मगर वो बोली कुछ नहीं। मामा मुझे भूख लगी है, वो बोली तो काफ़ी मध्यम सा। पूरे घर में आहंग की आवाज़ सबसे धीमी थी, जबकि अल्तमिश की मंग होने की वजह से इसने घर के बर्तनों और बाकिया चीज़ों को तोड़ने की कसम खा ली थी। इसके हाथ में जो चीज़ होती और सामने से अल्तमिश गुजर भी जाता तो वो मारे घबराहट के वो चीज़ वहीं फेंक देती, जबकि शर्मिंदगी से इसका चेहरा बला का सुर्ख हो जाता था और कोई जानता नहीं था सबके सामने लापरवाह बनने वाला अल्तमिश इसकी इन्हीं अदाओं पर कितना मरता था। मगर यह बात सिर्फ वह जानता था, बाकी सबको यही लगता था वो इसे बाकी सब की तरह ट्रीट करता है। दादा जान के 3 बेटे थे जिनमें से सिर्फ एक ही हयात था और वो भी बहरीन में रहता था। पाकिस्तान में इनकी फैमिली थी। बड़ी बड़ी अम्मी और सिकंदर, जिन दोनों की इन्हें परवाह अपनी जवानी में नहीं थी जब शादी हुई तो अब कैसे होती। और बहरीन में दूसरी शादी कर चुके थे वो। बहरीन में दूसरी शादी करके इन्होंने एक तोहफा पाकिस्तान छोड़ दिया था। मिशाल की सूरत दादा जान ने बेहद इख्तलाफ किया था, लड़ाई झगड़े हुए थे, मगर ये बड़ी अम्मी का सब्र था कि इन्होंने मिशाल को दिल से कबूल किया और इनके कहने पर बाकी सब ने। मगर मिशाल इन सब को कबूल 2 साल गुजरने के बाद भी नहीं कर सकी। इसे सख्त चिढ़ थी सिकंदर और बड़ी अम्मी से, खास कर। इसका कहना था अगर यहाँ आना था तो इसकी मम्मा को लाते, मगर जिस तेज़ी से मिशाल वहाँ की ज़िंदगी में इन्वॉल्व हो रही थी वो मज़ीद मिशाल का वज़न उठा नहीं सकते थे, तभी यहाँ छोड़ गए थे। शादी के साल बाद ही सारा पैसा लूट कर वो भाग चुके थे, जिससे इनका कारोबार हिल गया था और एक वक्त था कि इन पर बड़े बुरे हालात थे, जिसकी जिसकी वजह से दाचा जान के बड़े बेटे को भाई की इस लूट मार पर हार्ट अटैक आ गया और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। और इसके बाद दाचा जान की भी तबीयत ख़राब होने लगी तो काफ़ी छोटी उम्र से वहाज ने बिजनेस को संभाला, मगर अप एंड डाउन आते रहे। वहाज, हानिया और नूर तीनों बहन भाई थे। नूर वहाज से काफ़ी छोटी थी, इन दोनों में 12 साल का गैप था, जबकि हानिया भी वहाज से काफ़ी छोटी थी और इन दोनों में 7 साल का गैप था। जबकि दूसरे नंबर वाले बेटे बख्तियार के यहाँ बड़ी अम्मी से एक बेटा था, जबकि बाहर से आई मिशाल जिसने सबको नाको चने चबा रखे थे। तीसरे बेटे जो एक कार हादसे में काफ़ी जवानी में फौत हो गए थे। इनके यहाँ भी 2 ही बच्चे थे, आहंग और सारिम। आहंग तो बेहद डरपोक लड़की थी, जबकि सारिम काफ़ी संजीदा मिजाज रखता था और घर की सब लड़कियों को वो पढ़ाता था, वो भी वहाज के कहने पर। जबकि अल्तमेश दादाजान का ले पालक था, ये बात वो जानता था, मगर कभी किसी ने इसे इस बात का एहसास होने नहीं दिया था, ना ही किसी ने इसे अलग समझा। वो बचपन से वहाज के साथ ही रहा। सब जानते थे वो दादाजान के दोस्त का पोता है और इसकी फैमिली एयर क्रैश में फौत हो चुकी थी। तब दादाजान इसे घर ले आए थे और घर के फर्द
کی طرح وہ آج تک رہتا تھا اور بڑی امی ہی اسے اپنا بیٹا کہتی تھی۔ ہانیہ کے جھوٹ کے بعد اسے اکثر پروٹوکول ملنے لگی۔ ہانیہ نے آہنگ کو آنکھ ماری جبکہ آہنگ نے نفی میں سر ہلایا کہ وہ اتنی چالاک کیسے ہیں۔ وہ اپنے کھانے پر توجہ دی کیونکہ وہ بھی تھک چکی تھی اور اسے سونا تھا۔ شام کی چائے پر سب گھر والے اکٹھے تھے، لان میں بیٹھے تھے۔ یہاں اس گھر کا اصول تھا کہ ڈنر سب ساتھ کرتے تھے اور اس کے علاوہ شام کی چائے صرف چاروں لڑکوں کے علاوہ تو سب ہوتے تھے، تو سب موجود ہوتے تھے مگر مشال نہیں۔ وہ تینوں لڑکیاں جھولے پر بیٹھی تھی جبکہ باقی سب بڑے دادا جان کے پاس۔ آہنگ، بیٹے مشال کو بھی بلا لاؤ، دادا جان نے کہا تو آہنگ نے سر ہلایا اور اٹھی۔ کیا ضرورت ہے اس سائیکو کے پاس جانے کی؟ انکار کر دو، ہانیہ نے روکا۔ میں دادا جان کو انکار نہیں کر سکتی۔ آہنگ نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اٹھی اور مشال اپنے روم کی جانب چل دی۔ پاگل، ہانیہ نے کہا تو نوری ہنسنے لگی۔ میں نے سنا ہے آپ نے ڈرامہ کیا ہے، آپ کا شی پی لو شو ہو گیا تھا۔ آنے دو سارم بھائی کو بتاتی ہوں، نکمی فیل ہوئی ہے کیمسٹری میں۔ شٹ اپ، تم نے کچھ بتایا؟ دیکھنا یہ دانت توڑ دوں گی۔ ہانیہ نے گھور کر کہا۔ رشوت؟ نور نے فوراً ہاتھ آگے کیا۔ کتنی منحوس بہن ہو یار تم، ہانیہ نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ادھر سے دوں گی پورا 200، منہ بند رکھنا اپنا۔ اوکے، نور بولی تو ہانیہ جھولا لینے لگی جبکہ آہنگ مشال کے کمرے کے باہر آ گئی۔ دروازہ بجایا۔ مشال، کیا آپ جاگ رہی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اس کے بال بے حد لمبے اور حسین تھے کہ قمیص سے بھی نیچے جاتے تھے اور وہ انہیں باندھ کر ہی رکھتی تھی جبکہ چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ رنگ بالکل صاف دودھ کی مانند تھا جبکہ حسین بھی وہ بے حد تھی۔ اس کے دروازہ بجانے پر اندر کوئی ریسپانس نہیں ملا۔ وہ بہت جلدی نروس ہو جاتی تھی۔ اس نے دروازہ دوبارہ بجایا تو مشال نے پھاڑ کھانے والے انداز میں دروازہ کھولا۔ اب کیا تکلیف ہے؟ کمرے میں بند ہوں اب تو میں۔ وہ دھاڑی آہنگ کے رنگ اڑ گئے۔ باہر تک آواز آئی تھی۔ ہانیہ جلدی سے اٹھی۔ آج اس کا دماغ سیٹ کر ہی دوں گی میں۔ رک جاؤ ہانیہ، مما نے اسے روکا تو وہ پاؤں پٹکنے لگی۔ آہنگ بیٹے آ جاؤ، اگر مشال نہیں آنا چاہتی تو۔ وہ بولی تو آہنگ سرخ بھیگی پلکوں سے بھاگ کر باہر آ گئی۔ ہانیہ نے تپ کر اس کو دیکھا اور اسی لیے وہ دوسری طرف آ گئی۔ سب پریشان تھے مشال کے رویے پر۔ رات کے کھانے کا اہتمام ہو رہا تھا جبکہ اندر مشال کی بس ہو گئی تھی۔ سر میں درد شروع ہو گیا تھا۔ ضد میں آ کر اس نے کھانا نہیں کھایا تھا اور اب تو پیٹ بہت ساری بیک وقت خوراک مانگ رہا تھا۔ وہ پہلے تو کمرے میں ادھر ادھر چکراتی رہی۔ اس نے اس دوران بابا کو کئی کالز کی تھی، مما کو کی تھی مگر مچالیں ان دونوں میں سے کسی نے پک کی ہوں۔ اسے غصہ آنے لگا، یہاں وہ تو اسے پھینک ہی گئے تھے۔ جب ادھر ادھر چکرانے سے بھی بھوک نہ مٹی تو اس نے باہر آنے کا سوچ ہی لیا تھا۔ وہ کھلے سے سیاہ ٹراؤزر اور اس پر تھوڑی لمبی شرٹ میں تھی مگر دوپٹہ جیسے چیز کیا ہوتی ہے اسے پتہ نہیں تھا۔ وہ باہر آ گئی۔ اس کے سر پر سرخ نشان بن گیا تھا جبکہ آنکھیں روئی ہوئی الگ الگ لگ رہی تھی۔ اس کے باہر نکلتے ہی آہنگ، نور اور ہانیہ نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ ڈیزرٹ بنا رہی تھی۔ ان کی نگاہیں بھی تینوں پر گئی۔ ہانیہ نے تو غصے سے منہ پھیر لیا جبکہ آہنگ ہلکا سا مسکرا دی۔ مشال نے مسکرانے کی زحمت نہیں کی اور وہ کچن کی جانب آ گئی۔ البتہ نور کو تو اسے دیکھنے کا شوق تھا، وہ لگتی ہی اتنی پیاری تھی۔ وہ کچن کے دروازے میں آئی تو سب سے پہلے بڑی امی کی نگاہ گئی۔ وہ بہت نفیس خاتون تھی۔ ہر وقت ان کے سر پر دوپٹہ ہوتا تھا جبکہ چہرے پر نور ہی الگ تھا اور سب ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ کچھ کھانے کو مل سکتا ہے مجھے بھی؟ وہ تڑک کر بولی تھی۔ جی بیٹے کیوں نہیں، آپ باہر بیٹھو، میں لاتی ہوں کھانا، بلکہ ایک کام کریں، آپ کو جوس دے دیتی ہوں، کھانا سب کے ساتھ کھا لینا۔ وہ بولی تو مشال نے ان کی جانب دیکھا۔ مجھے صرف کھانا چاہیے، اس نے سنجیدگی سے کہا اور لاپرواہی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ گولڈن براؤن بال لہراتے، زیادہ لمبے نہیں تھے مگر بہت چھوٹے بھی نہیں تھے، پیچھے کمر پر تو موجود تھے مگر شاید کسی کو بالکل پسند نہیں آئے تھے۔ اوکے ٹیبل پر بیٹھو، وہ بولی اور ہلکا سا مسکرائی کیونکہ وہ نارملی پہلی بار بات کر رہی تھی ان سے۔
चची और फरजाना भी मुस्कुरा दिए। वो अब से घुल मिल जाती तो शायद घर का माहौल बेहतर हो जाता। वो चेयर खींचकर इन तीनों से फासले पर बैठ गई और मोबाइल निकाल कर टेक्स्ट करने लगी। इसकी दोस्तों की मैसेजेस थे। नूर तो इसके लंबे लंबे नाखून को स्क्रीन पर तेजी से चलता देख रही थी। आहंग भी कुछ देर बाद नज़र डाल लेती, जबकि हानिया ने निगाह नहीं उठाई थी। मिशाल ने बोरियत से महंगा तरीन मोबाइल टेबल पर फेंक कर इन तीनों को देखा। सादे से कपड़ों में दुपट्टा लिए वो तीनों एक बाउल में झुकी हुई थी। इस पर बादाम रख रही थी। व्हाट इज़ दिस? मिशाल ने आहंग को देखा। जी, वो तो परेशानी हो गई इसके बोलने पर। ये क्या चीज़ है? इसने फिर से पूछा। ये खीर है, आपको चाहिए? आहंग ने घबराहट पर काबू पाते पूछा। मिशाल ने सर हिलाया। आहंग तो खुश हो गई। इसने कभी सीधे मुंह जवाब नहीं दिया था। शायद आज भूख लगी थी तभी वहाँ से बोली थी, मगर हानिया से तो अब भी नहीं बोली थी। इसका एटीट्यूड सख्त बुरा लगता था, जबकि वो अपने रवैये को नहीं देखती थी। नूर जल्दी से भागकर अंदर से प्याली ले आई थी। मिशाल पहली बार ऐसी कोई चीज़ खाने वाली थी। वो डेजर्ट में सिर्फ आइसक्रीम खाती थी। वो खुद भी बाउल की जानिब देख रही थी, जबकि आहंग ने खीर निकालनी शुरू की। तुम जानती हो, भाई को बहुत पसंद है खीर, और इनसे पहले कोई नहीं खाएगा। हानिया ने आहंग का हाथ पकड़ लिया था। आहंग तो हैरान रह गई। साथ नूर ने भी बहन को हैरानगी से देखा। आपी, तो क्या हो गया? मिशाल, आपी को भूख लगी है, वो बोली तो हानिया ने खा जाने वाली नज़रों से देखा। कौन है इसका भाई? मिशाल ने नूर की तरफ देखा। नूर तो खिल ही गई इसके बोलने पर। वहाज भाई मेरे और हानिया आपी के भाई वहाज भाई हैं, जबकि सारिम भाई आहंग के भाई हैं और अल्तमिश भाई आहंग के मंगेतर हैं। नूर खिलखिलाई क्योंकि आहंग के हाथ कांपने लगे थे। न जाने वो नॉर्मल क्यों नहीं रहती थी। और सिकंदर आपका? अव्वल तो मेरा कोई भाई नहीं है, आइंदा कहना भी मत। और समझती क्या है ये खुद को? इसका भाई और ये एटीट्यूड के मारे हुए लोग। अगर ये खीर मैं नहीं खाऊंगी तो कोई भी नहीं खाएगा। मिशाल, जो सुबह की बात पर वहाज पर अलग तब चढ़ी हुई थी, इसने बाउल को हाथ में मारा और खीर से भरा हुआ बाउल सारा ज़मीन बोस हो गया था। आहंग और नूर की एकदम चीख निकली। हानिया हैरान रह गई, जबकि मिशाल अपनी हरकत से मुतमईन थी। ये क्या किया है तुमने? आज वहाज भाई ने खुद फ़ोन करके मुझे कहा था कि खीर बना लेना। खुशखबरी है। और तुम मेंटल केस लड़की। हानिया का बस नहीं चला इस मुतमईन बदतमीज़ के बालों में लटक जाए। मज़ा आया? मिशाल ने शाने उचका कर पूछा। इससे पहले हानिया इस पर झपटती, वहाज के मजबूत बाजों ने इसे पकड़ लिया। पीछे वो तीनों भी खीर के बाल को देख रहे थे। लगता है तुम्हारे सब्ज कदमों की आवाज़ मेरी बहन के कानों तक पहुंच गई थी, तभी ये लजीज नुकसान हुआ है, सारिब ने दुख से कहा। बड़ी अम्मी, चची और फरजाना तो दरवाजे में हौनक खड़ी थी। दादा जान भी संभलते हुए आ गए। ये सब क्या हो रहा है? हानिया को रोना आ गया था, जबकि मिशाल तो मज़े में खड़ी थी। फहद ने इस पर निगाह डालना भी मुनासिब नहीं समझा था। दादा जान, आंख से हो क्या होगा नुकसान, आप जानते तो हैं, ये तो आम बात है, सारिब ने कहा, क्योंकि इसे लगता यही ही था। आहंग पीछे मुड़ी और भीगी पलकों से अपने भाई को देखने लगी। मगर मैंने ये नहीं किया, वो बिल्कुल मध्यम आवाज़ में अपनी सफाई देती। अल्तमिश के दिल में धड़क उठी थी। इसने सारिम की पीठ पर खींच कर मुक्का मारा। भले वो तेरी बहन है, मगर मेरी मंगेतर है। दिल तो कर रहा है खून कर दूं तेरा। अल्तमिश जब से खड़ा रहा था, क्योंकि वो फिलहाल कुछ नहीं कर सकता था। सारिम ने अफसोस से बहन की भीगी पलकें देखी थी। ओके गुड़िया, रोने की क्या बात है? सारिम ने इसे प्यार किया। ये मैंने फेंका है क्योंकि ये लड़की मुझे खाने नहीं दे रही थी। अपने मेंटल साइको केस भाई के लिए रख रही थी। मिशाल ने अपने हाथ सीने पर बांधे हुए सुकून से इतला दी थी। सब ने इसकी जानिब नज़र उठाई। वो लापरवाही से सबके बीच दुपट्टे के बिना ट्राउज़र शर्ट में खुले बालों और गहरे गले वाली शर्ट में सुकून से खड़ी थी। तुम अपनी ज़बान को लगाम दो। वहाज ने उंगली उठाई। क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? हाँ, इसने आंखें इसे जिच करते हुए पटपटाई। वहाज ने जब से दादा जान की जानिब देखा। मिशाल, दादा जान ने इसे पुकारा। जी, वो बेहद
اخلاق سے انہیں دیکھنے لگی۔ در حقیقت اسے بہت مزہ آیا تھا یہ کھیر گرا کر۔ بیٹے یہ کیا حرکت ہے اور یہ کیسا انداز ہے سب سے بولنے کا؟ انہوں نے نرمی سے اسے سوال کیا۔ دادا جان آپ مجھ سے پیار سے بات کریں گے، میں آپ سے کروں گی، مگر جو میرے ساتھ بدتمیزی کرے گا یہ مجھے گرانے کی کوشش کرے گا، اس کا انجام ایسا ہی ہوگا۔ اور اگر کسی کو ذرا بھی لگتا ہے کہ میں کسی سے ڈرتی ہوں تو وہ نہایت احمق ہے۔ وہ سر جھٹک کر بولی تو سب حیرانگی سے اس کو دیکھنے لگے۔ یہ لڑکی وہاج کو الٹا لٹکا چکی ہے، وہاج صاحب کے دماغ کی نسیں پھٹنے کو ہے۔ التمش نے سارم کے کان میں کامنٹری کی، جبکہ سارم تو اس پٹاخہ ٹائپ لڑکی کے لیے گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ دادا جان اسے پہلے کچھ بولتے وہ بال جھٹک کر اپنے روم میں چلی گئی۔ بھوک تو اسے ذلیل کر کے ختم ہو گئی تھی۔ وہ مسکراتی گنگناتی چلی گئی، جبکہ ہانیہ نے وہاج سے خود کو چھڑوایا تھا۔ میں اس لڑکی کا منہ توڑ دوں گی۔ وہ غصے سے رونے والی ہو گئی تھی۔ میری جان پاگلوں کے منہ نہیں لگتے۔ وہ اسے پیار سے سمجھانے لگا، جبکہ سب کے چہرے پر مطلب مسکراہٹ تھی۔ میں سمیٹ دیتی ہوں سب۔ آہنگ اٹھی تھی۔ چلو ریلیکس ہو جاؤ لڑکی، کچھ نہیں ہوتا، کھیر پھر بنا لینا کل، مگر اس بار چھپ کر۔ التمش نے آنکھ دباتے تو ہانیہ نے پاؤں پٹکی۔ میری بہن، چلو میں باہر سے لا دیتا ہوں۔ ویسے سکندر صاحب اگر آپ کو موبائل سے فرصت مل گئی ہو تو کچھ میٹھا لے آئیں، کیونکہ میٹھے کے ساتھ ہی دادا جان کو خبر دینی ہے۔ التمش نے موبائل پر جلدی جلدی میسج ٹائپ کرتے سکندر کے سر پر ایک تھپڑ لگایا۔ بس 1 منٹ بھائی، وہ بولا اور پھر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ نہیں میں بچہ ہوں جو میرے سر پر دے کر مارتے ہیں یہ تھپڑ؟ التمش کو سکندر نے غصے سے دیکھا تھا۔ بس زیادہ بک بر نہیں، جاؤ اور مٹھائی لاؤ، سارم نے کہا۔ سکندر منہ بنا گیا۔ یہ مشال بی بی کے لیے کریلے کے لڈو لاؤں یا گلاب جامن کھا لیں گی؟ وہ شرارتی نظروں سے سب کو دیکھتا بولا تو سب کے چہرے پر ایک دم ہنسی آ گئی، سوائے وہاج کے جو ہانیہ کو سمجھا رہا تھا۔ التمش نیچے جھکی آہنگ کے پاس سے گزر گیا۔ وہ اس وقت اپنے کام میں مگن ہو چکی تھی، تبھی اس پر نگاہ نہیں کی۔ وہ بالکل عین آہنگ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آہنگ نے سارا سمیٹ لیا، جبکہ التمش کی نظروں کی تپش اچانک اسے اپنے گالوں پر محسوس ہوئی۔ سب ہانیہ کی دلجوئی میں لگے تھے۔ اس نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا۔ التمش پر نگاہ ٹھہری۔ وہ لبوں کی تراش میں مسکان لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آہنگ کا دل زور سے دھڑکا اور اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو اس سے چھپا لیا، جسے دیکھ کر التمش مسکرایا تھا۔ التمش نے ہونٹ بجا کر اسے پھر سے اپنی جانب متوجہ کیا اور بائیں آنکھ دبائے، اور آہنگ کی تو سٹی ہی گم ہو گئی۔ وہ سٹ پٹا کر اٹھی، بھاگی تھی کچن کی جانب کہ زور سے ٹیبل میں بجی۔ ارے! التمش ایک دم بولا۔ سب نے اسے دیکھا۔ وہ تو رونے والی ہو رہی تھی۔ خیال سے بیٹے، چچی بولی تو وہ سر ہلاتی جلدی سے بھاگ گئی، جبکہ دل پر ہاتھ رکھ کر دل کی دھڑکنوں کو اس طرح کھلے عام شور کرنے سے گویا روکا تھا، مگر وہ کہاں باز آئی تھی۔ وہ سیکنڈ میں اپنے کانپتے ہاتھ کو دھونے لگی تھی۔ اتنا ڈر لگتا ہے تو شادی کے بعد کیا ہوگا؟ تبھی تم سے کہتا ہوں بات کر لیا کرو مجھ سے۔ یہ لمبی لمبی راتیں کیسی کٹتی؟ پلیز پلیز، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کوئی سن لے گا۔ آہنگ نے اس کی جانب دیکھا نہیں تھا۔ سننے دو، وہ اس کے کان کے قریب جھکا۔ آہنگ ایک دم پیچھے ہوئی تو سارے گلاس گر گئے۔ خدا خیر کرے، کیا ہو گیا اس لڑکی کو؟ چچی جلدی سے اندر بھاگی تھی، جبکہ سارم اور وہاج نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ التمش صاحب غائب تھے تو ضرور یہ گلاسوں کا نقصان انہی بدولت ہوا ہے۔ جبکہ التمش نفی میں سر ہلاتا دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ کیا کرتی ہو بے وقوف لڑکی، سارے گلاس توڑ دیے، ابھی تو نکالے تھے۔ اس کی ماں غصہ کرنے لگی۔ آہنگ نے اپنی ماں کے پیچھے سے مسکراتے التمش کو دیکھا۔ اس کی پلکیں پھر سے بھیگی تھیں۔ سوری مما، وہ بولی تو۔ چچی نے گہرا سانس بھرا۔ اچھا اب رونا مت لگ جانا، جاؤ شاباش، باہر بیٹھو، کھانا لگاتی ہوں میں۔
वो बोली तो वो सर हिलाकर अल्तमिश को देखते बिना जल्दी से बाहर भाग गई। अल्तमिश अलबत्ता चची से नज़र बचाता पीछे से इनका, और जब वो बाहर निकला तो वहाज ने तो इसे घूरा था, जबकि सारिम ने इसकी दुर्गत बनाने की ठान ली थी। तू अकेले में मिल, फिर बताता हूँ मेरे वीर। तू ढीठों की तरह मेरी बहन के पीछे गया, वो इसको घूरता बोला। अल्तमिश ढीठों की तरह हंसने लगा, जबकि दूसरी तरफ वहाज फ्रेश होने के लिए अपने रूम की जानिब बढ़ गया। बाकी सब अभी बाहर ही थे। वो अपने कमरे में आया तो दरवाज़ा खुला हुआ था। इसने थोड़ी हैरानगी से देखा और अंदर दाखिल हुआ। अंदर मिशाल इसके बेड पर टांग रखे लापरवाही से बैठी थी। सामने वहाज को आता देख इसने आंखें घुमाई थी। वहाज के तो सर पर बम की तरह पड़ी थी। इसकी यह हरकत बस नहीं चला, इतने थप्पड़ मार के मुंह सुजा दे इसका। इसने जब से मिशाल को देखा, तुमने दादाजान को कौन सी पट्टियाँ पढ़ाई हैं जो इन्होंने मेरे खिलाफ जाने की ठान ली है। जो बात मैं करती हूँ इन्हें वो गलत और वहाज साहब की बात दुरुस्त लगती है, वो तब कर बोली थी। वहाज ने जब से सांस अंदर खींचा, बिना जवाब दिए एक बार फिर से इसकी कलाई को इसने जकड़ा और इसे बाहर खींच कर फेंका। भला वहाज के सामने वो नाजुक सी लड़की कहाँ टिक पाती। एकदम वो कमरे से बाहर निकली तो इसका पांव दरवाजे में अड़ा और वो ज़मीन बोस हो गई। वहाज को अपनी हरकत पर ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं हुई। आइंदा मेरे कमरे में आने का सोचना भी मत, क्योंकि मैं तुम्हारी जैसी आवारा लड़की से बात तो क्या इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और अगर कभी तुमने दोबारा हानिया को रुलाने की जुर्रत की तो थप्पड़ों से मुंह सुर्ख कर दूंगा, वो बोला और खींच कर दरवाजा इसके मुंह पर दे मारा। जबकि मिशाल के पाँव में दर्द की शदीद लहर उठी थी। इसने उठने की कोशिश की मगर हर तरीके के बावजूद वो उठ नहीं सकी और यूं इसकी आंखें भीग गई। सामने से आते सिकंदर ने देखा तो वो दौड़कर इस तक पहुंचा था। क्या हुआ है, तुम्हें क्यों रो रही हो? सिकंदर अव्वल तो हैरान था, ये सब को रोने रुलाने वाली लड़की खुद रो रही है। और फिर इसे फिक्र हुई तो वो इसके पास आ गया। मिशाल का चेहरा रोने से सुर्ख हो रहा था, जबकि इसने अपने बाल कान के पीछे किए। वो बोली कुछ नहीं थी। इसके पाँव में शदीद दर्द उठ रहा था। सिकंदर ने वहाज के दरवाजे की जानिब देखा। वहाज भाई ने कुछ कहा है, वो पूछने लगा। नाम मत लो इस खबीस आदमी का मेरे सामने। वो एकदम धाड़ी। सिकंदर तो हिल ही गया था। कहानी इसे समझ आ गई थी। तुम वहाज भाई के कमरे में तो नहीं गई थी? वो पूछने लगा। वो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो इसके कमरे में जाना हराम है। वो फिर से अकड़ कर बोली। यही समझ लो घर का किंग कॉन्ग है, इसके कमरे में जाना निहायत मनहूस काम है। इस बंदे के मुंह लगना भी सिकंदर जानबूझ कर बोला था और उठते हुए मिशाल की जानिब हाथ बढ़ाया। मेरे सामने ड्रामे कर रहे हो? ये वाकई ऐसा सोचते हो? वो इसके घूरती हुई बोली थी। लो, मैं क्यों करूँगा तुम्हारे सामने? वो आदमी क्रैक है, इसके दिमाग की एक रग फालतू है। सिकंदर ने इसे 2 सालों में बस इसी बात पर ढीला हुआ था देखा था, वरना जितनी बार इसने इससे बात की थी वो बेहद गुस्सा और नफरत का इजहार करती थी। जबकि सिकंदर तबीयतन ऐसा इंसान नहीं था कि वो किसी से बिलावजह नफरत करता। हाँ, इसके बाप ने इसकी माँ के साथ ज्यादती की थी और सारी ज़िंदगी से वो शख्स करता आया था, मगर अब इसके बाजुओं में इतनी ताकत थी कि वो अपनी माँ की हिफाजत करता। और असल खुद गर्जी तो इसे वहाँ नज़र आई जब वो मिशाल को यहाँ छोड़ गया था धोखे से। तब इसे मिशाल से नफरत ख़त्म हो गई। इसे मिशाल भी अपने जैसी लगी, मगर वो अब भी अपने बाप के हक़ में थी और समझती थी कि इन सब लोगों ने इसे यहाँ रोका था। तब से सिकंदर की जहनियत इसके लिए बदल गई थी और इसने अक्सर बात करने की कोशिश की तो मिशाल ने इससे बहुत रूखे लहजे में बात की। हालांकि वो इससे बड़ा था, मगर वो फिर भी इसका लिहाज नहीं रखती थी। और आज पहली बार वहाज को बुरा भला कहकर मिशाल को अपनी तरफ मायल होता वो महसूस कर रहा था। तो अच्छी बात थी। वहाज कौन सा कोई नेक इंसान था। इसने दिल में कह लगाते सोचा कि अगर वो सुन लेता तो इसकी गर्दन ही तोड़ देता। वाकई जबकि मिशाल अपने पाँव के दर्द में ये नोट नहीं कर सकी वो कितनी आहिस्ता से बोल रहा था कि वहाज को आवाज़ तक ना जाए। हाँ, मुझे भी यही लगता है। पहले मेरा सर तोड़ा है, अब पाँव तोड़ दिया। मैं कसम खाती हूँ ऐसा बदला लूँगी, इससे तो नानी याद आ जाएगी इसे। वो चीखी।
अबे यार आहिस्ता बोलो, सिकंदर ने टोका। वो जानबूझकर इसे सुनाने के लिए ऊंचा बोल रही थी। क्यों तुम डरते हो इसे? एकदम मिशाल ने हाथ छुड़ाया था। मैं क्यों डरूंगा? वो इसकी बहन है तो तुम मेरी बहन हो। वो अब कुछ कहे तो सही, तुम्हें फिर देखना, सिकंदर ने आंखें निकालते हुए कहा। विशाल ने इसकी बात सुनी मगर वहाज के खिलाफ बोल रहा था, तभी इसने कुछ और नहीं कहा। वो अपने पाँव की जानिब देखने लगी। जोर से लगी है क्या? इसने इसका पाँव पकड़ा। हाँ दर्द हो रहा है, इसकी आवाज़ भीगी। ओ बेबी गर्ल, सिकंदर हंसा। शट अप, मिशाल ने घुरा। अच्छा मैं मॉम को बुलाता हूँ, वो तुम्हारे पाँव में कुछ लगा देती है, सिकंदर बोला तो मिशाल ने इसकी जानिब देखा। नहीं थैंक यू। वो एकदम संजीदा हो गई और बमुश्किल ही सही खुद ही उठी और अपने कमरे की जानिब चल दी। सिकंदर ने गहरी सांस भर कर देखा था। इसकी पुश को वो लंगड़ा कर चल रही थी और तभी इसके सेल फोन की बेल बजी तो इसने चेक किया। इसके दोस्त का मैसेज था। वो इसे फ़ोन कॉल मिला गया था। अहंग, तुमने सबके कमरों में दूध दे दिया? इसकी माँ ने इसकी जानिब देखा। नहीं मामा, मैं दे आती हूँ, वो बोली तो इन्होंने सर हिलाया। मेरे कमर में दर्द हो रहा है बेटा, वरना मैं खुद ही दे आती। तुम दे तो आओ आज, वो बोली तो अहंग ने इनके गले में बाजू डाल लिए। आप रेस्ट करें, मुझे ये बताने की ज़रूरत तो नहीं थी, मैं दे दूंगी सबको, वो बोली तो इन्होंने इसकी पेशानी पर प्यार किया। मेरी प्यारी बेटी, अच्छा चारों लड़कों को लाजमी देना। आज इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, बड़ी बात है बच्चे, इनकी मेहनत ने अकबर एंड सन्स को इम्प्रेस कर लिया, वरना इस डूबती हुई कश्ती को कौन सहारा लगाता। बहुत परेशान रहते हैं सब, और ये तो आहंग ने भी देखा था। चारों ने दिन रात एक कर दिया था अकबर एंड सन्स को अपने साथ जोड़ने में, और इस खुशखबरी पर वो खुश भी थे। सिकंदर ने सबको मिठाई भी खिलाई थी। और अब चूंकि रात के 8 बज गए थे, सब रेस्ट कर रहे थे। आहंग ने जल्दी से मामा के जाने के बाद जगह जग में दूध भरा और ग्लास सबके ट्रे में रखे और एक एक करके वो सब के कमरों में देने लगे। सब बड़ों को पहले दिया और फिर वहाज का दरवाज़ा बजाया। भाई आप जाग रहे हैं? वो बाहर से ही पूछने लगी। वहाज ने फौरन दरवाज़ा खोला। इसे बुरा लगता था इसकी बहनें दरवाजे पर खड़ी हों। हाँ गुड़िया, जाग रहा हूँ। ओह दूध नहीं, मुझे काफ़ी चाहिए थी, वो दूध का ग्लास देखकर बोला था। मैं बना लाती हूँ, इसने मुस्कुराकर कहा तो फहद ने इसके सर पर हाथ रखा और दोबारा अंदर चला गया, जबकि आहंग ने वो ग्लास नूर और हानिया को दे दिया। हानिया तो पहले ही दूध पीने की चोट थी, तभी दोनों ने आधा आधा पी लिया था। वहाज के लिए कॉफ़ी बनाकर वो इसको देकर दोबारा आई तो सारिम के लिए इसने चाय बना ली, क्योंकि इसके भाई दूध नहीं पीता था, इसे हर वक्त चाय चाहिए थी। इसने सारिम को दी तो वो अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। लड़कियों, 10 मिनट में सारे लॉन्च में आ जाओ, आज तुम लोगों ने पढ़ना नहीं था, वो मसरूफ सा बोला। जी भाई, फिर आपके रेस्ट की वजह से नहीं कहा। आहंग ने देखा तो वो थका थका था। अरे नहीं यार, मेरी फिक्र ना करो। और वो तुम्हारी निकम्मी दोस्त पास हो गई ये, या अब भी रह गई केमिस्ट्री में? सारिम को याद आया था। आहंग ने अपनी हंसी को रोकी थी। वो तो आप खुद पूछ लेना। ठीक है, तुम सब 10 मिनट में आओ। जी भाई। वो चाय पीता हुआ अपने लैपटॉप बंद करने लगा था, जबकि आहंग ने सिकंदर के रूम में झांका। वो कमरे में नहीं था, शायद अपने दोस्तों के साथ चला गया था, क्योंकि पूरे घर में दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने की इसकी ही आदत थी। वो पलटने लगी तो इसकी निगाह अल्तमिश के कमरे के दरवाजे पर गई और ग्लास इसके हाथ से छूटते छूटते रह गया। वो जल्दी से हानिया के पास आई। हानिया, ये इन्हें दे आओ, वो बोली। चेहरे के रंग उड़ रहे थे। मैं नहीं दे रही, मेरा खून पहले ही सड़ चुका है, मुझसे नहीं होगा अब कोई काम। वो तो अब भी गुस्से से भरी बैठी थी। भाई ने कहा है पढ़ने आओ, आहंग इसे डरते डरते बताने लगी। एक तुम्हारे भाई को चैन नहीं है, वो गुस्से से भुनाई। तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो? आहंग ने अफसोस से इसको देखा। हानिया गुस्से से उठकर चली गई। मसला तो जो जूं का त्यों खड़ा था। यह ग्लास अल्तमिश तक कौन पहुंचाता? नूरी, वो जल्दी से इसके पास आई। आपी, मैं कहीं नहीं जा रही, वो कसमसा कर बोली, क्योंकि वो सो रही थी। बहुत बदतमीज़ हो तुम दोनों, आहंग रोने वाली हुई। जाए जाए मेरी मासूम हिरनी, आपका जंगली शेर इंतज़ार कर रहा है। नूर ने करवट ली। कितना बकवास बोलती हो तुम, ये क्या बातें की है तुमने? बहुत
तुम पर म्यूज़िक का असर हो रहा है। बताती हूँ ताई अम्मी को। फ़िलहाल तो भैया ने बुलाया है, पढ़ने निकलो, वो इसको डपटती बोली थी। उफ, मेरी आहंग आपी इतने प्यार से डांटती हैं, प्लीज़ ये ग्लास तोड़ेगा मत, वो मायनी खजी से बोली। आहंग तो सुर्ख होती वहाँ से उठ गई और इसके कमरे को देखने लगी। पहले सोचा नहीं देती, मगर इसकी फ़िक्र हो रही। सारे दिन से मसरूफ़ था। इसने गहरा सांस भरा और जैसे जैसे इसके दरवाजे के करीब जाने लगी वैसे वैसे ट्रे में ग्लास अलग बजने लगा। इसने एक एक तरकीब सोची तो कुछ तसल्ली सी हुई। हल्का सा दरवाज़ा नॉक किया और ट्रे इसके दरवाजे के बाहर रख कर वो जल्दी से छुप गई दीवार की ओट में। अल्तबिश ने दरवाज़ा खोला और एकदम नज़र ग्लास पर गई। इसने संजीदगी से ग्लास को देखा, यानी वो इससे इतना डरती थी कि इसने खुद ग्लास देने की भी जहमत नहीं की। वो दरवाज़ा धाड़ से मारता अंदर चला गया। आहंग के दो दिल पर लगा था दरवाज़ा। वो नाखून दांतों से काटने लगी। वो कैसे अपनी घबराहट पर काबू पाती इसे समझ नहीं आई थी। इसने अफसोस से दूध का ग्लास देखा, सोचा फिर से बजाए दरवाज़ा, मगर नहीं, इतने गुस्से के बाद हिम्मत नहीं थी। वो सहम गई थी जल्दी से, और इससे पहले वो ग्लास उठाकर जाती अल्तमिश ने इसे अंदर खींच लिया। इसकी चीख निकली, मगर अल्तमिश के हाथ ने इसकी चीख को दबा दिया। आज ग्लास नहीं टूटा, वो गंभीर लहजे में बोला। आहंग को चक्कर आने लगे थे, इससे आंखें ही नहीं उठी। ऊपर देखो, इसने जिद की। नहीं, मुझे जाने दे, कोई देख लेगा। वो बस इतने में ही हल्कान हो गई थी। आज तुम कहीं नहीं जा रही, मुझे तुम्हारा ये डर ख़त्म करना है। क्या ख्याल है आज ख़त्म कर ही ना दूँ? वो आँख दबाकर इससे ज़रा फासले पर होता दरवाजे को लॉक कर गया। अल्तमिश, नहीं, ये क्या? मैं वो अब आपने लॉक क्यों किया? वो रोने वाली थी, जबकि अल्तमिश तो पहली बार इसके मुंह से नाम सुनकर जैसे वहीं ठहर गया। वो इसके नाजुक वो इसके नज़दीक आया और मुनासिब फासले पर खड़ा हो गया। फिर से कहो, इसने इसका हाथ थामा। आहंग चकरा गई, बमुश्किल दरवाजे के सहारे खड़ी थी। अल्तमिश, प्लीज़ दरवाज़ा खोले जाना है। आहंग, प्लीज़ मेरी जान, कुछ देर तो रोको। वो इसकी नकल उतारने लगा, जबकि आहंग की आंखें फैल गई। अल्तमिश का कहका उभरा, जबकि आहंग इसके पास से जल्दी से निकल कर भागी तो एकदम इसका हाथ वास को लगा और वास ज़मीन बोस हो गया। वो घबरा उठी। अल्तमिश ने ज़मीन पर देखा और फिर अफसोस से इसकी जानिब जाओ। वो गहरा सांस भर कर बोला, आई एम सॉरी। वो रोने लगी। आई एम सॉरी, मैं तोड़ना नहीं चाहती थी। वो झुक कर कांच उठाती कि अल्तमिश ने पीछे से इसका हाथ पकड़ लिया। आहंग का दिल बुरी तरह से धड़क उठा। तुम्हारी मासूमियत मेरे दिल को तुम्हारे लिए पागल कर रही है, वो इसके कान के करीब बोला। आहंग सुन सी रह गई। अल्तमिश के हाथ में इसके हाथ का कांप रहे थे। वो जल्दी से उठी और बाहर भाग गई, जबकि इसके बाल अल्तमिश के चेहरे पर लगे थे। रेशमी बालों की नरमी और खुशबू ने अल्तमिश पर अलग ही जादू किया था। अब इसे भला किसी एनर्जी की ज़रूरत थी। इससे ज़्यादा मुस्कुराकर इसने अपने वास को देखा। वो काफ़ी कीमती था। अल्तमिश, बेटे, हर मुलाकात पर एक नुकसान उठाओ, वो खुद से बोलता हंसा था। बमुश्किल ही सही सब सारिम के पास पढ़ने के लिए जमा हो चुके थे। सारिम ने इन सब के टेस्ट मांगे। हानि के अलावा दो लड़कियों ने दिखा दिए। नूरी, तुम नेक्स्ट टाइम इससे बेहतर मार्क्स लाओगी, वो ज़रा सख्ती से बोला। या अल्लाह मुझे बचा ले, हानिया दिल ही दिल में दुआएं मांग रही थी। सच्ची, अल्लाह जी इस देव से बचा ले, कल ही दो मिस्कीनों को तो खाना खिला ही दूंगी, वो दिल ही दिल में दुआ गो थी। जबकि सारिम ने इसकी जानिब देखा। तुम्हें लेटर लिख कर दूँ, टेस्ट दिखाऊं, वो बोला तो हानिया ने अटका हुआ सांस बहाल किया। वो टेस्ट मैं अपनी दोस्त के पास भूल आई हूँ, कल दिखा दूंगी, वो बोली। सारिम इसे घूर कर देखने लगा, जबकि इसने सर झुका लिया। आप ही, मुझे लगता है आपके बैग में ही होगा, चेक तो करें, नूर बोली तो हानिया ने फाड़ खाने वाली नज़रों से इसे देखा। मैंने देखा है, कुछ नहीं है मेरे बैग में। नूरी, चेक करो इसका बैग, सारिम ने कहा तो हानिया ने जल्दी से बैग सीने में जकड़ लिया। मैं सच बोल रही हूँ, पता है मुझे कितना सच बोलती हो तुम। निकालो टेस्ट, वरना तुम्हारी छुट्टी बंद है, सारी रात बैठकर पढ़ोगी, वो इसे डपटता बोला। हानिया ने मुंह बसोर कर टेस्ट निकाल कर इसके
सामने कर दिया, जिसमें इसे 75 में से 2 नंबर देखकर सारिम तो हैरान ही रह गया। ये क्या है हानिया, वो गुस्से से बोला। वो मुझे याद था, मेरी तबीयत। शट अप, वो गुस्से से बोला। तुम में वो जज्बा ही नहीं है कि पढ़ो। ये 2 नंबर, अपनी उम्र देखो, तुमसे बेहतर नंबर कोई बच्चा भी ले सकता है। वो सख्ती से बोला। मैं अगली बार अच्छे लाऊंगी, इसने कहा। जानती थी सारिम पढ़ाई के मामले में बहुत सख्त था। अगली बार आने दूंगा तो लाओगी। ये ही टेस्ट तुम 6 बार लिखोगी और तब तक लिखती रहोगी जब तक याद नहीं होगा। निकालो दस्त और पेन, वो सख्ती से बोला। हाने ने बेचारगी से इसकी जानिब देखा। इतना लंबा टेस्ट वो 6 बार लिखती लिखती मर ही जाती। दिल में नूर को गला दबाने की वो ठान चुकी थी। चारों ने चार इसे सारिम की बात माननी ही पड़ी, जबकि नूर की हंसी बंद ही नहीं हो रही थी। आंग अलबत्ता अफसोस था, अगर वो थोड़ी सी मेहनत कर लेती तो काफ़ी लायक थी वो। इस वक्त सुबह के नाश्ते के लिए सब टेबल पर मौजूद थे। फहाज ने दादा जान की जानिब देखा। मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, 2-3 दिनों में वापस आ जाऊँगा, इसने इन्हें इतला दी। चलो, कुछ दिन तो घर में सुकून रहेगा। अचानक दूसरी तरफ से मिशाल की आवाज़ आई तो सब ने इसकी जानिब देखा। हाँ ना, सुकून भी ज़रूरी होता है, वो शाने उचकाकर इसे जिद करती बोली। फहाज ने मुठ्ठियाँ भींच ली। क्या लड़की है यार, अल्तमिश ने कहकर रोका। सारिम ने अपनी हंसी रोकने के लिए ग्लास मुंह से लगाया, जबकि सिकंदर की तो हंसी छूट ही गई थी। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें, फहाद ने गुस्से से सिकंदर को देखा। सॉरी भाई, सिकंदर जल्दी से बोला। मिशाल ने उल्टा इसे घूरा। वो तो सर झुका गया। ये पानी पत की जंग में वो पिसना नहीं चाहता था। जब शक्ल अच्छी ना हो तो बात अच्छी कर लेते हैं, वहाद ने सर झटक कर कहा। वॉट क्या बोला तुमने? मेरी शक्ल अच्छी नहीं? देख रहे हैं दादा जान आप इसे, बड़ा है तुमसे मिशाल। तुम क्यों कह रही हो? दादा जान ने अलग ही बात की। वो तो रोज़ की इस लड़ाई से थक ही गए थे। मिशाल ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा। इसे सख्त तब चढ़ी थी जबकि वहाँ सुकून से नाश्ता करने लगा। यहाँ दरहकीकत मेरा कोई है ही नहीं, इसने गुस्से से कहा और वहाँ से बाहर चली गई। दादा जान, इसका हुलिया तो देखें ज़रा, आप इसे बाहर जाने की इजाज़त कैसे दे सकते हैं? वहाँ ने फिर से इख्तलाफ किया। वह आज फ़िलहाल मुझ में हिम्मत नहीं है इस लड़ाई को संभालने की, जाने दो इसे, हो जाएगी ठीक, वो बोले तो वहाज भी गुस्से से उठ गया। ये भी ठीक है, घर का सरबराह ही बेबस है, वो गुस्से से बोलता वहाँ से खुद ही बाहर निकल गया, जबकि पीछे दादा जान इस सोच पे ही खौफजदा हो रहे थे जो वो सोच रहे थे मिशाल और वहाज के बारे में। हालात तो इनके ऐसे थे जैसे एक दूसरे को ख़त्म करके दम लेंगे। वहाज भुनाता हुआ बाहर निकला तो इसकी गाड़ी बाहर मौजूद नहीं थी। इसने जेब में हाथ मारा था, चाबी शायद वो कमरे में ही भूल आया था, जबकि गाड़ी तो नज़र ही नहीं आ रही थी। इसने अल्तमिश की गाड़ी को देखा, वो वहीं खड़ी थी। वो वापस पलटा तभी अपनी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। इसने मेन गेट की जानिब देखा। मिशाल इसकी गाड़ी में गोगल्स लगाए, लबों पर मुस्कान सजाए, स्टीयरिंग थामे ड्राइविंग सीट पर बैठी थी। इसने अपनी लंबी मखरूती उंगलियों से इसे बाय कहा। वहाज का खून इस वक्त शिद्दत से खौल रहा था। मिस्टर उल्टी बुद्धि, ये रात मुझे कमरे से बाहर फेंकने का बदला है। अब तुम्हें पता चल गया होगा। मिशाल तुमसे डरती नहीं, एंड प्लीज़ बिहेव नेक्स्ट टाइम, बाय, वो ऊंची आवाज़ में बोलती गाड़ी आगे भगा ले गई। वहाज ने मुठ्ठियाँ भींच ली। वो पलट कर अंदर आया और इसने आज गुस्से से टेबल पर रखा वास तोड़ दिया। सब एकदम इसके जाने मतवज्जे हुए। अगर ये लड़की इस घर में रही तो मेरे दिमाग की नस फट जाएगी, तब आप लोगों को सुकून मिल जाएगा। इस आवारा बदलिहाज बेलगाम लड़की को यहाँ से या तो दफा कर दे, वरना मैं ही चला जाता हूँ। वो दहाड़ा सब हैरान थे। हुआ क्या है बेटा? बड़ी अम्मी बोली तो इसने जब से इनकी जानिब देखा। मेरी गाड़ी ले गई है और मुझे जो अभी के अभी निकलना है। मैं खुदा रेडी पर जाऊँगा या बसों के धक्के खाऊंगा। ये इतने से सफ़र के लिए जहाज़ में जाऊँ, वो चिल्लाया, जबकि सब ने ही अफसोस किया था। चैन नहीं यार इस जालिम हसीना को, वह आज की बैंड बजाती है, सारिम ने कहा तो अल्तमिश अपनी जगह से उठा। मेरी तो दुआ है ये इंडिया पाकिस्तान मिल जाए, हा हा हा, फिर पता चलेगा इस फिरंगी बुलबुल को।
پر کرتے کیسے ہیں؟ وہ مزے سے بولا تو سارم نے جھٹکا کھا کر دیکھا۔ امپاسبل، وہ بولا جیسے یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ میرے بھائی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ 2023 ہے میری جان۔ وہ آنکھ دباتا جلدی سے اٹھا اور وہاج کے پاس آیا۔ نہ کرو غصہ یار، میری گاڑی لے جاؤ، میں سارم اور سکندر کی بائکس پر چلا جاؤں گا، اس نے کہا تو وہاج نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ میرا بس نہیں چل رہا التمش کہ اس کی گردن دبا دوں، وہ ضبط کرتا بولا، جبکہ التمش نے اپنی ہنسی روکی۔ وہاج پھاڑ کھانے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ خدا تمہیں ایسا موقع فراہم کرے، وہ اسے تسلی دینے لگا۔ وہاج اس کی پاکٹ سے چابی نکال کر بناتا ہوا باہر چلا گیا، جبکہ التمش نے سارم کی جانب دیکھا اور پھر وہاج کے نکلتے ہی وہ تینوں بھی باہر چلے گئے، آفس کے لیے نکل گئے۔ پیچھے کوئی کچھ بولا تو نہیں تھا، مگر سب سوچ میں ضرور پڑ گئے تھے، خاص کر دادا جان۔